नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन IAS-PCS में आपका स्वागत है। तो आइए दृष्टि बुक की जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसमें आज नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आपको पता होगा। सूचकांक से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं जो कि BPSC जो है आगामी एग्जाम जो आने वाला है 67 का, उसके लिए हम विशेषकर कवर कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें पहला सूचकांक हमारा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम सिर्फ कवर करेंगे क्योंकि टाइम उतना है नहीं। तो इसमें देखते हैं तो किसके द्वारा जारी किया जाता है वो हमें ध्यान रखना है। कॉर्नेल विश्वविद्यालय, इनसीड और विपो के द्वारा संयुक्त रूप से ये वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है। तो आइए देखते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट स्मरणीय तथ्य है कि यह सूचकांक जो है वार्षिक संस्करण 14वां वार्षिक संस्करण इसमें है और इसका जो है केंद्रीय विषय है कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का हमें पता लगाना है। तो ये विषय इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इसमें जो है 132 अर्थव्यवस्था को स्थान दिया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें सूचकांक में स्थान देख लेते हैं अब। तो इसमें है 11वें वर्ष से लगातार स्विट्जरलैंड जो है प्रथम स्थान पर बना हुआ है और सेकेंड स्थान पे स्वीडन, थर्ड स्थान पे अमेरिका। तो ये 3 स्थान आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, और इसमें भारत का स्थान देख लेते हैं। 2020 में 48वां था और 2021 में जो है 46 स्थान है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मध्य एवं दक्षिण एशिया में जो है भारत जो है शीर्ष नवाचारी देश है। तो इसमें है बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई शीर्ष 100 वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी क्लस्टर में शामिल है इसके तहत। और इसमें है लास्ट स्थान पे है अंगोला जो कि 132वीं रैंक पर स्थित है। तो इसमें देख लेते हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका। उसका स्कोर आप थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, बस 16.5 याद रखने की ज़रूरत है नहीं। और इसमें भारत का आपको स्कोर याद रखना है कि 46वां स्थान और 36.4 स्थान स्कोर के साथ 46वां स्थान पे बना हुआ है। नेक्स्ट सूची है हमारा टाइम 100 सूची 2021। इसमें क्या याद रखना है आपको, अमेरिकी पत्रकार टाइम के द्वारा यह सूची जो है निकाली जाती है और 1999 में प्रथम बार प्रकाशन हुआ था इसका। और ये जो है 6 अलग अलग क्षेत्रों में जो है दिए जाते हैं। तो पहला क्षेत्र है आइकन, सेकंड पायनियर, थर्ड टाइटन, फोर्थ आर्टिस्ट, फिफ्थ लीडर और सिक्स्थ है इनोवेटर्स। तो इसमें आपको पता है कि 3 भारतीयों को मिला हुआ है, पढ़ा होगा आपने। तो 3 भारतीयों को मिला हुआ है, नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी और आदर पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के जो है CEO। ठीक है, इसमें जो हमने अभी जस्ट 6 पढ़े श्रेणी, तो किन किन श्रेणी में मिला हुआ है। तो नरेंद्र मोदी को नेतृत्वकर्ता की श्रेणी में मिला हुआ है और इससे पूर्व जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को ये नेतृत्वकर्ता श्रेणी में मिल चुका है। और नेतृत्वकर्ता श्रेणी में अन्य नेता देख लेते हैं। प्रसिद्ध नेता जो बाइडेन, शी जिनपिंग, कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप और ये सब है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे नेतृत्वकर्ता की श्रेणी में एक और श्रेणी है करिश्माई मिलिट्री नेता में इसे मिला हुआ है अब्दुल घनी बरादर जो तालिबान के नेता है। और ममता बनर्जी को नेतृत्वकर्ता की श्रेणी में जो है उग्र चेहरे में इसे मिला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आदर पूनावाला को अग्रदूत पायनियर में मिला हुआ है श्रेणी में। और आइकन श्रेणी में यहाँ देख लीजिएगा ड्यूक एंड डेट्स ऑफ सक्सेस प्रिंस हैरी और मेघन को स्थान दिया गया है आइकन श्रेणी में। अब देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी ऑकूस ये स्टार्ट किया गया है। और ये जो है अंजुस, पहले था अंजुस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और USA की तर्ज पे ही बनाया गया है ऑकूस। और इसमें कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, UK और USA। ठीक है, इसी की तर्ज पे। और ये त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी है। ठीक है, ऑकूस अंजुस। इसका मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य क्या है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करना, शांति सुरक्षा
और 18 माह का प्रोजेक्ट है और इसके तहत जो है ऑस्ट्रेलिया में परमाणु ऊर्जा के लिए पनडुब्बी का निर्माण किया जाना है और जो कि एडिलेड शहर में ये निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम थोड़ा स्पीड से निकाल रहे हैं, आपको हम ये PDF दे देंगे, आप ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो है इसका उद्देश्य और भी है कुछ, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम तकनीक के साथ अंतः समुद्री क्षमता के क्षेत्र में कार्य करना इसका अन्य उद्देश्य भी है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि 1968 में जो NPT आया था तो 1970 में ऑस्ट्रेलिया ने साइन कर दिया था। इस तरह का क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है फैक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, टाइम्स वैश्विक विद्यालय रैंकिंग 2022। तो ये टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा और निकला गया था। इसमें कुल 5 क्षेत्र हैं। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन और कुल 5 क्षेत्रों में और 13 संकेतक हैं। इसमें 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना है आपको, शिक्षा, शोध, उद्धरण, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और उद्योग के आय। ठीक है, उद्योग नहीं है, उद्योग आय है। ठीक है, इसमें है क्या देखना है आपको इम्पोर्टेंट, तो 99 देश के 1662 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया और इसमें इम्पोर्टेंट यहाँ पे देख लीजिएगा कि 71 भारतीय संस्थानों को इसमें शामिल किया गया, जो कि शीर्ष 300 अंक में शामिल नहीं है। भारतीय संस्थान जो है शीर्ष 300 में जो है शामिल है ही नहीं। तो शीर्ष 301 की श्रेणी में यहाँ पे शामिल है IISc बेंगलोर और सेकंड स्थान अगर भारतीय के देखें तो 351 की श्रेणी में है IIT रोपर और तीसरा स्थान पे आपको देख सकते हैं कि मतलब कर्नाटक का है वो। अब इसमें देखते हैं इसमें रैंकिंग किसका है, तो ऑक्सफोर्ड को मिला हुआ फर्स्ट रैंक, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये, और कैलिफोर्निया को सेकंड और हार्वर्ड को थर्ड मिला हुआ है। ठीक, और इसमें देख लेते हैं शीर्ष विश्वविद्यालय में 8 संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो भारत के कौन कौन है, कर्नाटक, पंजाब और मैसूर कर्नाटक के है JS एकेडमी ऑफ द हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये बेंगलोर हो गया और ये रोपर हो गया और ये है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। अब नेक्स्ट सूची देखते हैं, हुरून ग्लोबल 500 सूची 2021। तो इसमें जो है इसका मुख्य आप देख लीजिएगा कि गैर राज्य नियंत्रित कंपनियों को इसमें शामिल किया गया था और इस बार जो ये सूचकांक जारी किया गया है तो चीन के सहयोग से, चीन के पूर्वी शहर जिंगयांग के सहयोग से जारी किया गया है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें क्या क्या है, तो सर्वाधिक मूल्यवान इसमें कंपनी जो है $2.443 ट्रिलियन के से तो ये एप्पल है। ठीक है, और इसमें जो है सबसे मूल्यवान कंपनी में जो है अमेरिका के 243 कंपनी शामिल है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। चाइना सेकंड स्थान पे 47 कंपनी के साथ है और जापान तीसरा स्थान पे। इसमें भारत का स्थान 9वां है, स्थान बोल रहे हैं यहाँ पे 9वां स्थान भारत का है। तो इसमें देख लेते हैं टॉप 5 है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अल्फ़ाबेट और फेसबुक। अब देखते हैं भारत की स्थिति इसमें क्या है। तो भारत के 12 निजी कंपनियों, भारतीय कंपनियों को इसमें जगह दिया गया है और संख्या के दृष्टि से हमने बताया था अभी 9वां स्थान पे है। और इसमें जो है पहला स्थान पे मतलब भारतीय कंपनी कौन सा है, पहला स्थान पे यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है ऑल ओवर मतलब है 57वां स्थान पे और 75 स्थान के साथ ये TCS है और तीसरा स्थान पे है HDFC बैंक। ठीक, ये ध्यान रखना है, रिलायंस 57वां स्थान, TCS 75वां स्थान और HDFC तीसरा भारतीय है। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत द्वारा किगाली संशोधन को जो अनुसमर्थन किया गया उस पर न्यूज बना है। तो आपको पता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो संशोधन हुआ था तो उसी में किगाली संशोधन हुआ था 2016 में। ठीक है, तो इसके तहत जो है तो ओजोन के से संबंधित था आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किगाली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस से संबंधित है, तो ओजोन से संबंधित है। तो इसके तहत जो है 100 मानव निर्मित रसायन के उत्पाद एवं उपभोग को विनियमित करने का इसमें लक्ष्य है। ठीक है, इसमें क्या है कि 198 देश है इसमें और अनुसमर्थित हुआ था 1987 में और लागू हुआ था 89 में।
जिसमें 6 बार संशोधन किया जा चुका है और लेटेस्ट संशोधन था किगाली समझौता 2016। ठीक, और इसमें जो है किगाली संशोधन को अंगीकृत किया 2016 में पूरे विश्व के द्वारा, और इसमें भारत द्वारा जो है भारत भी जो है 1 जनवरी 2019 से प्रभावी हो गया है। और इसका उद्देश्य देख लेते हैं। किगाली संशोधन का उद्देश्य विश्व भर में जो है HFC के उत्पादन एवं उपभोग को चरणबद्ध रूप से कटौती करना है। तो आपको पता होगा कि मॉन्ट्रियल में था CFC को बैन करना था, और इसमें जो है HFC को बैन करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका जो है यहाँ पे है। तो 18 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किगाली संशोधन को अनुसमर्थन कर दिया गया है। यही न्यूज बना है। तो यहाँ पर उल्लेखनीय है कि भारत 19 जून 1992 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार बना था। ठीक है, 89 में आपको पता है कि 89 में लागू कर दिया गया था, तो 92 में भारत द्वारा इसे अपना लिया गया, ये बोल रहा है। इसमें क्या किया जाएगा कि 2032 के से 4 चरण में HFC को चरणबद्ध रूप से कटौती किया जाएगा। इसमें देख लीजिए 2032 में 10% कटौती करेगा, इसके बाद 5 साल जोड़ लीजिए 2037 में 20% कटौती कर लेगा, 5 साल और जोड़ लीजिए 42 में 30% का कटौती कर लेगा, 5 साल और जोड़ लीजिए 2047 तक 85% की संचयी कटौती कर लेगा, इसका प्रस्ताव है। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं HFC के बारे में थोड़ा सा। तो इसमें क्या है, HFC को CFC एवं HCFC के गैर ओजोन अपक्षयकारी विकल्प के रूप में जो है प्रचलित किया गया था। आपको पता है कि CFC के स्थान पे HFC लाया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के मॉन्ट्रियल के तहत तो ये लाया गया था, बट इसे बाद में पता चला कि HFC भी हानिकारक ही है। ठीक है, तो इसे भी बैन कर दिया जाए। तो इसके बाद ये किगाली समझौता हुआ था इसी को लेकर, यहाँ पे देख लिखा हुआ है। ठीक है, तो व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है HFC का। ठीक है, हालांकि ये रसायन समताप मंडलीय ओजोन का अपक्षय नहीं करते हैं, लेकिन इसमें जो है उच्च वैश्विक तापन क्षमता है, इसमें ज़्यादा बढ़ाते हैं वैश्विक तापन, इसीलिए इसको जो है बैन किया गया है। और इसमें 2040 के दशक के अंत तक इसे 80 to 85% तक कटौती करना है किगाली के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं IPCC की जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट 2021। तो इसमें क्या है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और WMO द्वारा संयुक्त रूप से IPCC जारी किया जाता है, और सर्वप्रथम ये 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो है रिपोर्ट 5वीं आकलन रिपोर्ट 2014 में प्रकाशित की गई थी, और अभी जो है 6th आकलन रिपोर्ट का पहला भाग प्रकाशित किया गया है। ठीक, और इसका शीर्षक है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस। ठीक है, इसी के कारण इसमें ये न्यूज़ में बना हुआ है कि 9 अगस्त 2021 को 6ठा रिपोर्ट का पहला भाग जारी किया गया है। ठीक है, इसमें और कुछ खास है नहीं। ठीक है, इसमें आपको ध्यान नहीं रखना है। कुछ पॉइंट है, यहाँ पर देख लीजिए कुछ पॉइंट। औसत तापमान वर्ष 2021 तक जो है 5.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, तो उसी को कम करने के लिए संशोधन मतलब ये IPCC लाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1750 ईस्वी से अब तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में 47% वृद्धि और मीथेन के सांद्रण में 156% की वृद्धि दर्ज की गई है। बाकी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020। तो यह सूचकांक जो है इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि उल्लेखनीय है कि ये राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के लोग को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट एक फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रमंडल सचिवालय के अनुसार 15 से 29 वर्ष की आयु के लोग जो है यूथ माने जाते हैं। वैसे 1535 तक माना जाता है, आपको पता है जनरली। और नेक्स्ट पॉइंट स्मरणीय तथ्य हम देखते हैं, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में
81 देश को शामिल किया गया, और जिसमें जो है राष्ट्रमंडल के 54 देशों में से 48 देश इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें जो है 6 क्षेत्र पर आधारित है ये: स्वास्थ्य कल्याण, शिक्षा, रोजगार एवं अवसर, उस और राजनीतिक एवं नागरिक भागीदारी, समानता एवं समावेशन और शांति सुरक्षा। ये कुल 6 क्षेत्र हैं, और इसमें जो है 6 क्षेत्र के 27 संकेतक में विभक्त किया गया है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, और इसमें इम्पोर्टेंट है स्थान। ये देख लीजिए कि सिंगापुर को इसमें पहला रैंक मिला हुआ है, और चाड को लास्ट रैंक मिला हुआ है युवा विकास के स्थान। और इसमें भारत का देख लेते हैं, भारत का स्थान कहाँ है। भारत का यहाँ पे है 122वां स्थान। भारत का वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में मिला हुआ है, और शीर्ष जो है अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं अफगानिस्तान, भारत, रसिया, इथियोपिया और बुर्किना फासो। तो ये आप ध्यान रखिएगा। भारत जो है यहाँ पे लिखा हुआ है मध्यम युवा विकास वाले देश के श्रेणी में जो है शामिल है। तो इसमें सूचकांक देख लेते हैं। तो सूचकांक इसमें जो है वैश्विक युवा विकास सूचकांक सिंगापुर, स्लोवेनिया और नॉर्वे है। स्कोर 0.875 इस तरह से है, और भारत का यहाँ पे 122वां स्थान है वैश्विक युवा वाले में, और भारत का 0.626 स्कोर है। और नेक्स्ट हमारा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इसको आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो बांग्लादेश एवं कनाडा CDRI के नए सदस्य बने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर वार्ता 2019 के दौरान जो है PM द्वारा गठबंधन की शुरुआत की गई थी CDRI, और इसका सचिवालय नई दिल्ली में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बांग्लादेश और कनाडा CDRI के नए सदस्य बने हैं, तो जिसमें कुल सदस्य बढ़कर हो गया है 26, ठीक। और इसके अलावा 26 देश के अलावा 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन को आपको ध्यान रखना है। तो ADB, विश्व बैंक, UNDP, UNDRR और आपदा प्रतिरोधी सोसाइटी हेतु निजी संगठन, और जलवायु प्रतिरोधी निवेश हेतु गठबंधन और यूरोपियन संघ, ठीक है। 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन 26 के अलावा ADB, विश्व बैंक, UNDP और यूरोपियन संघ, ये कम से कम याद रखिएगा, ठीक है। विश्व बैंक भी है, ADB भी है, और UNDP भी है, और यूरोपियन संघ भी है। इसके अलावा उल्लेखनीय है कि CDRI के 12 संस्थापक सदस्य थे। इसमें ऑस्ट्रेलिया, भूटान, फिजी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मालदीव, मेक्सिको, मंगोलिया, रवांडा, श्रीलंका एवं UK, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना। तो ये काठमांडू का है, और भारत के सतलज जल विद्युत निगम SJVN लिमिटेड और नेपाल निवेश बोर्ड IBN के मध्य ये परियोजना समझौता हुआ है, ठीक है। इसके तहत यह परियोजना 679 मेगावाट की है, और नेपाल के साखुआ सभा और भोजपुर जिले में अवस्थित है। तो लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट LAHEP अरुण 3 जलविद्युत परियोजना का डाउन स्ट्रीम विस्तार है। इस परियोजना में कोई जलाशय पर बांध नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। और 900 मेगावाट क्षमता वाली अरुण 900 मेगावाट टोटल क्षमता है, ठीक है। अरुण 3 HEP का, इसमें प्रतिवर्ष 2970 मिलियन यूनिट उत्पादन होगा, एक वर्ष में 2970 मिलियन यूनिट, ठीक है। और इसे जो है BOT बिल्ट ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र के आधार पर 25 वर्ष के लिए आवंटित किया गया है। और इसमें जो है नेपाल में प्राप्त होने वाली यह दूसरी परियोजना है। SJVN को सेकेंड ये परियोजना मिला है नेपाल में, ठीक है। और सबसे बड़ी ये परियोजना है नेपाल की, ये ध्यान आप रखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना नेपाल की है ये। और
नेपाल में भारत द्वारा गया सबसे बड़ा निवेश है, 7,000 करोड़ का निवेश है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये देखते हैं बांध सुरक्षा समझौता मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें विश्व बैंक शामिल है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत सरकार और केंद्रीय जल आयोग और 10 राज्य गुजरात, पहले कोस्टल देख लेते हैं, ठीक है। ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से कौन है, राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा और उसके बाद है केरल हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, ये सब कोस्टल है। इसके अलावा और देख लेते हैं, और है नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, मेघालय, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट वाला हो गया, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये कुल 10 राज्य शामिल है और 120 बांध पर ये लागू किया जाएगा। अगर हम ड्रिप 1 की बात करें यहाँ पे तो 2012 में चालू हुआ था और 20 में ख़त्म हो गया था, और ड्रिप 2 जो है 10 राज्य के 120 बांध पे लागू किया जाना है। और राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करने की जिम्मेदारी जो है, जिम्मेदारी भी याद रखना है, केंद्रीय जल आयोग की है। और इसमें एक फैक्ट दिया हुआ है कि भारत में जो 33-34 बांध है कुल, जो विश्व में 3rd स्थान पे बांध के मामले में चाइना अमेरिका के बाद भारत का स्थान बांध के मामले में आता है। अब नेक्स्ट रिपोर्ट हम देखते हैं हेनले पासपोर्ट सूचकांक। तो ये जारी किया जाता है, हेनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट का एक हिस्सा है, हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है और यह तिमाही आधार पर जारी किया जाता है, यानी कि ये साल में 4 सूचकांक निकलता है। पहला स्थान जापान का और ये Q3 रैंकिंग है, ठीक है, 3rd है, उसके बाद एक और आएगा। और पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के 193 देश की यात्रा कर सकते हैं। जापान के मतलब जापान देश को यह प्रथम स्थान मिला हुआ है और जापान द्वारा 193 देश के मुफ्त वीज़ा यात्रा करते हैं जापान के देश के द्वारा, ठीक है। उसके बाद सिंगापुर है, उसके बाद जापान है, ठीक। अब देखते हैं ब्रिक्स देश में जो है भारत का, इसमें तो कुल ओवरऑल है 90वां स्थान और स्कोर है 58 देश की यात्रा भारत के पासपोर्ट द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सूचकांक देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2021। तो यह जो निकाला जाता है तो विश्व सिडनी स्थित विश्व एक अग्रणी मंच है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक निकाला जाता है। इस सूचकांक का 15वां संस्करण है, ध्यान रखना है, और पहला संस्करण 2007 में दिया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको देश याद रखना है, ठीक है। 163 शांति सूचकांक में देश है और 3 विषय इसके हैं, तो समाज में बचाव व सुरक्षा का कैसा स्तर, और घरेलू अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का प्रसार कैसा है, और है सैनिकरण के स्तर कैसा है यहाँ पे। और इसमें जो आइसलैंड जो है 2008 से ही प्रथम स्थान पे बना हुआ है और चौथी बार जो है अफगानिस्तान सबसे लास्ट पे बना हुआ है और भारत का स्थान 135वां वैश्विक शांति सूचकांक में है। यह ध्यान आपको रखना है, 135वां स्थान वैश्विक शांति सूचकांक 2021। और भूटान है 12वीं रैंक। नेक्स्ट सूचकांक है IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग। तो ये किसके द्वारा निकला जाता है, IMD के द्वारा 33वां है ये रैंकिंग और 1989 में पहला निकाला गया था और 334 प्रतिस्पर्धात्मक मानदंड के आधार पर 64 अर्थव्यवस्था, ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा कि 64 अर्थव्यवस्था का सर्वेक्षण इसमें किया गया है। तो 4 कारक हैं इसमें, तो आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और आधारभूत संरचना, इसके आधार पर रैंकिंग निकाला जाता है। और ये लगातार 33 वर्षों से इसमें जो है स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे बना हुआ है विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2021 में, ठीक है। और इसमें जो है स्विट्जरलैंड, स्वीडन और डेनमार्क क्रमशः है 1, 2, 3 स्थान पे। अब भारत का स्थान 43वां है, ठीक है। और इसमें जो है 2019 से 43वां स्थान पे है। और एशिया प्रशांत के देश के संदर्भ में 12वां स्थान पे भारत का स्थान है। अब देखते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022।
तो 2004 से जारी हो रहा है और 18वां संस्करण है, ये ध्यान रखना है। और इसमें रैंकिंग में जो है भारत के जो है IIT बॉम्बे 177 स्थान पे है। ठीक है, पिछला में क्या था, तो पिछला में था IISc बेंगलोर और सेकंड स्थान पे पिछला वाले में था रोपर, तो इसे याद रखिएगा। और इसमें जो है 13 संस्थान को रैंक दिया गया है। इसमें पहला स्थान है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका ऑक्सफोर्ड, सेकेंड स्थान पे उसमें था ऑक्सफोर्ड, फर्स्ट स्थान पे, थर्ड स्थान पे इसमें हो जाएगा स्टैनफोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं US यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 35 भारतीय संस्थान, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। उसमें 71 भारतीय संस्थान था, उसमें है 35 भारतीय संस्थान को शामिल किया गया है, जिसमें बॉम्बे 177 और दिल्ली 185वां स्थान पे मौजूद है। इसमें है और IISc उसमें प्रथम स्थान पे, मतलब भारतीय दृष्टि से था, इसमें 186वां स्थान पे मौजूद है। अब देखते हैं नेक्स्ट वैश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति रिपोर्ट 2020, तो सिप्री द्वारा जारी किया गया था, आप सभी को पता है ये। और इसके तहत इस बार जो जारी किया गया था तो इसमें क्या कहा गया है ये देख लीजिएगा। GDP में लगभग 4.4% की घटी है, जबकि जो सैन्य व्यय 2.6% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसमें और देख लेते हैं सैन्य व्यय के 5 सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं, तो अमेरिका, चीन, भारत, रूस और UK। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं फिर से एक बार, अमेरिका, चीन, भारत, रसिया, तो इस तरह से रिपोर्ट है। और नेक्स्ट है इसमें तीसरा सबसे बड़ा सैन्य व्यय है, ये तो पता ही है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, तो 2.1% वृद्धि पिछले साल से दर्ज की गई है। पिछले साल की तुलना में 2.1% भारत में सैन्य व्यय बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो सैन्य व्यय घरेलू उत्पाद का 2.9% रहा 2020 में, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सैन्य व्यय कितना परसेंट था, तो 2.9% भारत में सैन्य व्यय था। अब नेक्स्ट देखते हैं मृत्युदंड पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। ठीक है, और यह वर्ष 1977 में मृत्युदंड को समाप्त करने की दिशा में प्रयास आरंभ किए थे, जब मात्र 16 देश ने सभी अपराधों को मौत सजा के लिए पूर्णतः समाप्त किया था। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, PDF में टेलीग्राम पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं रैंकिंग इसमें। तो व्यक्तियों की संख्या जिन्हें मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई थी, यमन में सबसे ज़्यादा मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई है, उसके बाद है मिस्र में सबसे ज़्यादा है और जाम्बिया में। ठीक है, बांग्लादेश में भी इसका स्थान 5वां स्थान है जिसमें मृत्युदंड का सज़ा मिला हुआ है। तो यमन दो कम से कम याद रख लीजिएगा, यमन और मिस्र में सबसे ज़्यादा मृत्युदंड सज़ा मिला हुआ है। और इसमें भारत में जो है 2016 से 2019 तक भारत में मृत्युदंड का क्रियान्वयन नहीं किया गया है, तो ये ध्यान रखना है। और मार्च 2020 निर्भया कांड के 4 दोषियों को फांसी पर लटकाया गया और 77 लोगों को मौत की सज़ा 2020 में मिला है। अब देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020-21, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा निकाला जाता है, तो ये तो सभी को पता है। ठीक है, इसमें देखते हैं नॉर्वे लगातार 5वीं बार इसमें जो है टॉप कर रहा है। ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, और इसमें जो है कॉन्टिनेंट के बारे में बोल रहा है कि यूरोप सबसे फ्रेंडली कॉन्टिनेंट है, उसके बाद अमेरिका है। ठीक है, और भारत का स्थान 142वां है, ये ध्यान रखिएगा। और स्कोर है 46.56। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020। तो 31 मार्च 2021 को जारी हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, और 15वीं रिपोर्ट है ये। 2006 में पहली बार जारी हुआ था, और इसमें क्या है देख लेते हैं। भारत का स्थान 140वां है लैंगिक अंतराल में, टोटल 156 देश में। ठीक है, 16 रैंक नीचे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए आइसलैंड लगातार 12 वर्ष से बना हुआ है, शांति और
वैश्विक लैंगिक अंतराल में आइसलैंड मौजूदा स्थिति है, मतलब बना हुआ है प्रथम स्थान पे। तो आइए अब नेक्स्ट रिपोर्ट पे हम चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारा कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं। तो यह सूचकांक जो है उद्देश्य इसका वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने में देश की सक्षमता का मूल्यांकन किया जाता है और 6 संकेतक कुल हैं इसमें। ठीक है, 6 संकेतक और 102 देश को प्रदर्शन के लिए मूल्यांकन इसमें किया गया है। तो 6 संकेत आपको ध्यान रखना है। पुष्ट मामले कितने आए, मृत्यु के पुष्ट मामले कितने आए, प्रति मिलियन आबादी पर कितने मामले आए और प्रति मिलियन आबादी पर मृत्यु के कितने मामले आए हैं। और इसके परीक्षण के अनुपात में पुष्ट मामले और प्रति 1000 आबादी पर परीक्षण। तो ये कुल 6 संकेतक थे इसमें। और इसमें जो है सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा ये जारी किया गया है। तो ये नया सूचकांक है। ठीक है, तो लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है और शीर्ष 5 देश की रैंकिंग कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में नेक्स्ट है, ये है। तो प्रथम स्थान है भूटान, सेकंड न्यूजीलैंड, थर्ड है ताइवान। तो 3 कम से कम आपको ध्यान रखना है कि भूटान यहाँ पे प्रथम कोविड प्रदर्शन में है, न्यूजीलैंड और ताइवान है। तो इसमें आप देखते हैं एशिया में भारत का स्थान देख लेते हैं। भारत का 87वां है स्थान और 26.3 रैंक मतलब स्कोर के अनुसार है। 87वां स्थान कितना है, कुल देश कितना था आप देख लीजिए यहाँ पे 102 देश में 87वां स्थान, जो कि काफ़ी अच्छा नहीं है ये स्थिति। अब नेक्स्ट देखते हैं रैंकिंग में दक्षिण एशिया के 2 देश मालदीव और अफगानिस्तान को शामिल यहाँ पे नहीं किया गया है। और जनवरी 2001 में रैंकिंग को 86 यहाँ पे पहले भी रैंकिंग जारी किया गया था, 86 स्थान पर रखा गया था, अभी है 87वां स्थान। और उसमें जो है न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पे था, अभी है भूटान। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। 1995 में प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का यह वार्षिक रिपोर्ट है और वाशिंगटन डीसी अमेरिका द्वारा के थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसमें 12 मात्रात्मक गुणात्मक घटक को आधार बनाया गया है, जिनका विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। 10 विधि का नियम, सरकार का आकार, नियामक दक्षता, खुले बाजार। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। और स्मरणीय तथ्य इसमें है 2021 को जारी किया 4 मार्च को और ये 27वां संस्करण और 184 देश के लिए जारी किया गया था। और हांगकांग और मकाऊ को इस सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है। ये इम्पोर्टेंट देखिएगा कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में हांगकांग और मकाऊ को सूची में नहीं दिया गया है। और शीर्ष यहाँ पे देख लेते हैं, हांगकांग पहली बार दूसरे 24 वर्षों में 24 वर्षों में प्रथम स्थान पर रहने के बाद 2020 में हांगकांग को पहली बार दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें नहीं शामिल किया गया है। और 5 देश कौन कौन है, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, उसके हटने के बाद ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड एवं आयरलैंड। ठीक है, सिंगापुर इसमें प्रथम स्थान पे हो गया। और इसमें क्या है 50 से 59.9 के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाली 63 अर्थव्यवस्थाओं को गैर स्वायत्त मोस्ट अनफ्री श्रेणी में रखा गया है। तो जिसमें है चीन, भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना जिसे मुख्य अर्थव्यवस्थाएं हैं। इसमें शायद रैंक नहीं दिया जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सिंगापुर को विश्व का सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया इसके तहत। और उत्तरी कोरिया आर्थिक रूप से विश्व का सबसे कम स्वतंत्र देश है। आर्थिक रूप से सबसे कम स्वतंत्र उत्तर कोरिया है। और इसमें 6 देश, यहाँ पर देखिए 6 देश इराक, लीबिया, लिechtenstein, सोमालिया, सीरिया, यमन को रैंक प्रदान नहीं किया गया है। और भारत का स्कोर यहाँ पे देख ले, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है स्कोर 121वां स्थान आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को मिला हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है।
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया का 121वां स्थान है और एशिया प्रशांत में 26वां रैंक यहाँ पे मिला हुआ है। तो प्रथम स्थान सिंगापुर, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 121वां स्थान भारत। नेक्स्ट है भारत एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी का सह अध्यक्ष बना हुआ है, APAP का, एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप की संकल्पना जो है 2013 में सेंडाई, ठीक है, प्रथम एशिया स्पार्क्स कांग्रेस में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क जो है उसी में सेंडाई जापान का जो है उसमें जो है संकल्पना दी गई थी। और इसमें जो है इसके परिप्रेक्ष्य में 2014 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित IUCN वर्ल्ड पॉक्स कांग्रेस के दौरान APAP को औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है। और ये क्या है कि सह अध्यक्षता IUCN एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के साथ APAP संगठन द्वारा की जाती है। 3 वर्ष के लिए बारी बारी से APAP को सह अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, अब भारत जो है यहाँ पे देख ले इम्पोर्टेंट पॉइंट, APAP के सह अध्यक्ष के रूप में भारत का 3 वर्षीय कार्यकाल नवंबर 2023 तक रहेगा। इसलिए ये न्यूज बना है कि भारत इसकी अध्यक्षता सह अध्यक्षता है अभी 2023 तक। वर्तमान में 17 देश में कुल 21 सरकारी संगठन APAP के सदस्य हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, म्यांमार में तख्ता पलट, ये फरवरी का न्यूज शायद है। ठीक है, देखते हैं। तो ये अब तो NLD जो है को बहुमत हासिल हुआ था। ठीक है, आपको पता है आंग सान सू की पार्टी NLD, और 176 सीट में 396 सीट इसे मिला था। तो इस पे आरोप लग गया कि इतना सीट कैसे ला सकता है, तो इसके आधार पर इस वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, आपको पता है, आपने सुना था। और यह जो है यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी 2020 में आम चुनाव में मात्र 33 सीट हासिल हुई। यहाँ पे मात्र 33 सीट हुई, बाकी सारा सीट उसी को मिल गया। तो चुनाव में सेना प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा। इसके चलते सेना ने नागरिक सरकार पर चुनाव में भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया और सत्ता जो अपने हाथ में ले ली। संघीय चुनाव आयोग ने चुनाव में सेना द्वारा लगाए गए किसी भी भ्रष्टाचार से इनकार किया। ठीक है, और इसी तरह से जो है आंग सान सू की को कैद कर लिया गया था। ठीक है, यहाँ म्यांमार की सेना, ये जो नाम है, ने अपदस्थ कर दिया और सरकार की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति मिंट स्वे और सेना कमांडर इन चीफ ऑंग लांग हांग में केंद्रित हो गई। ठीक है, और यहाँ पे 1 अगस्त 2021 को मिंग ऑंग ह्वांग ने स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर कार्यवाहक सरकार का गठन कर लिया। हालांकि यहाँ भी पहले भी सैन्य का ही शासन था। ठीक है, नेक्स्ट है एशिया प्रशांत निजीकरण स्वास्थ्य सूचकांक। तो इसमें जो है क्या है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये जारी किया जाता है और 11 देश में निजीकृत स्वास्थ्य सेवा अपनाने से की तत्परता को मापता है। ये 11 देश में नाम मापता है। ठीक, और एशिया प्रशांत के 11 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव, सिंगापुर, ताइवान, न्यूजीलैंड, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया। इसे 4 श्रेणी में विभक्त निजीकृत स्वास्थ्य के 27 सांकेतिक आधार पर मापा जाता है। तो 4 श्रेणी कौन कौन है? स्वास्थ्य सूचना, स्वास्थ्य सेवा, निजीकृत प्रौद्योगिकी और नीतिगत संदर्भ। 4 देश हैं, सिंगापुर, ताइवान, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत का 10वां स्थान है। ठीक है, 11 देश में। अब देखते हैं नेक्स्ट, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया था, ये सभी को पता है। 95 में पहली बार जारी किया गया था। ठीक है, और इसमें यह जो 26वां संस्करण, और 2020 में 13 विभिन्न सर्वेक्षण एवं विशेषज्ञ मूल्यांकन के आधार पर 180 देश है। यहाँ पे भ्रष्टाचार वाले में 180 देश हैं, प्रदान की जाती है। शून्य मतलब होता है यहाँ पे सर्वाधिक भ्रष्ट, और 100 मतलब सर्वाधिक ईमानदार। तो इसका रैंकिंग थोड़ा उल्टा है, ये ध्यान रखिएगा। शून्य रैंक मतलब सर्वाधिक भ्रष्ट है,
और हाईली ईमानदार, वेरी मतलब 100 है तो अच्छा, सबसे ज़्यादा ईमानदार है। तो यहाँ पे डेनमार्क को प्रथम स्थान मिला हुआ है भ्रष्टाचार में। सेकेंड स्थान न्यूजीलैंड को मिला हुआ है, पॉइंट देख लीजिएगा 88 और 88। और संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर है वो जो ये दोनों जो है शीर्ष स्थान पे है, डेनमार्क एवं न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से। ठीक है, एक फर्स्ट स्थान पे डेनमार्क और न्यूजीलैंड है, और सोमालिया सबसे लास्ट स्थान पे है 12 रैंक के साथ। सोमालिया और साउथ सूडान सबसे निचले स्थान पे, सोमालिया, साउथ सूडान, SS। ठीक है, भारत का देख लेते हैं क्या है स्थिति। तो भारत की स्थिति यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे। तो इसमें जो है भारत का जो 40 स्कोर के साथ 86 स्थान पे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में है। डेनमार्क पहला स्थान, न्यूजीलैंड और फिनलैंड है भ्रष्टाचार सूचकांक में। ठीक है, इसमें देखते हैं भारत के साथ साथ जो है 3-4 देश शामिल, मतलब इकट्ठे 86वां स्थान पर रहे हैं। तो कौन कौन है? तुर्की, त्रिनिदाद टोबैगो, तिमोर लेस्ते, मोरक्को और बुर्किना फासो। इतने देश जो है सम्मिलित रूप से 86 स्थान पे है कुल 180 देश में। नेक्स्ट देखते हैं कि पड़ोसी देश चीन का 78वां स्थान है, भारत का 86वां है, श्रीलंका का 94 है, पाकिस्तान का 124, काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान का। ठीक है, अब देखते हैं विश्व जलवायु जोखिम सूचकांक 2021। तो ये 25 जनवरी 2021 को जर्मनी स्थित पर्यावरण और शोध संगठन जर्मन वॉच द्वारा ये क्या है जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। प्रतिवर्ष ये 16वां संस्करण है जर्मन वॉच का। और 2019 के दौरान मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास प्रतिकूल मौसमी घटनाओं के सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। और इसमें है क्या है इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, रैंक देख लेते हैं इसमें। तो रैंक है मोजाम्बिक सबसे ज़्यादा, जिम्बाब्वे और बहामास सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष देश हैं। और इसमें भारत का स्थान 7वां है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा शीर्ष 10 में 7वां स्थान भारत का है। और भारत में आए 8 कर्मी चक्रवात में से 6 चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी रहे हैं। सर्वाधिक विनाशकारी फोनी चक्रवात 28 मिलियन लोग को प्रभावित किया था। इसके तहत भारत का स्थान देख लीजिए सिर्फ कि 7 स्थान पर है, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि। तो ये जारी किया गया है कब, देखते हैं कि जुलाई 2017 को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा नाभिकीय हथियार को प्रतिबंध करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन के रूप में अंगीकृत किया गया। इस संधि को सितंबर 2017 संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य द्वारा हस्ताक्षर के लिए खोल दिया गया और 24 अक्टूबर 2020 को होंडुरास संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि UN ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन न्यूक्लियर वेपन का समर्थन करने वाला 50वां देश बना है। होंडुरास जो है 50वां देश बना है संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि पर साइन करने वाला। और आवश्यक न्यूनतम 50 पक्षकारों का समर्थन प्राप्त हो गया इसके लिए। अब भारत का स्थिति देख लेते हैं क्या है इसमें। भारत की स्थिति यहाँ पर देखते हैं। संधि पर सितंबर इतना को 86 देश हस्ताक्षर कर 55 देश अनुसमर्थन कर चुके हैं। अनुसमर्थन 55 देश कर चुके हैं। ध्यातव्य है कि 50वां अनुसमर्थन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 75 वर्षगांठ पर किया गया। इस संधि में प्रथम अनुच्छेद के अनुसार संधि में शामिल सभी नाभिकीय देश नाभिकीय हथियार का विकास, परीक्षण, विनिर्माण अन्यथा इनकी प्राप्ति, अधिग्रहण, स्टॉक नहीं करेंगे। तो भारत का यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि संधि के 86 हस्ताक्षरकर्ता में भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस आदि देश शामिल नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए इतना देश इसमें जो है ये शामिल नहीं है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने हस्ताक्षर जबकि बांग्लादेश एवं मालदीव ने इस पक्ष हस्ताक्षर तथा अनुसमर्थन दोनों कर दिया।
नेपाल ने इस पर हस्ताक्षर सिर्फ किया है, जबकि बांग्लादेश और मालदीव ने इसमें इसका अनुसमर्थन भी कर दिया है। अब नेक्स्ट कुछ सूचकांक देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। तो ये है ग्लोबल फायर पावर जो है नामक विश्व संगठन को 140 आधुनिक सैन्य शक्ति से संबंधित आंकड़े प्रकाशित करता है। ठीक है, और इसमें जो है परमाणु युद्ध क्षमता को शामिल इसमें नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिएगा बस। और इसमें जो है 140 देश को शामिल किया गया है और भारत का चौथा स्थान है। तो प्रथम, सेकंड और थर्ड देख लेते हैं। तो अमेरिका, रसिया, चाइना और भारत रैंक है फायर पावर इंडेक्स में। भूटान को अंतिम स्थान 140वां स्थान पे भूटान को रखा गया है इंडेक्स में, और लैंडलॉक्ड देश है जिसके चलते इसके पास नौसेना नहीं है। अब देखते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020। तो इसमें क्या है, तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 वर्ष 2018 के उपलब्ध आंकड़े के आधार पर 162 देश को इसमें शामिल किया गया है। 17 दिसंबर 2020 को वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट, तो ये इंस्टीट्यूट जरूर याद रखेगा, मानव विकास स्वतंत्रता सूचकांक, विकास नहीं है स्वतंत्रता है। तो ये कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। 6वां वार्षिक संस्करण जारी किया गया है और 5 देश शीर्ष हैं, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग और चीन साथ साथ है। भारत का इसमें 111वां स्थान है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता सूचकांक मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो है मानव स्वतंत्रता सूचकांक में 111वां स्थान है। अब देखते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020। तो ये जो है टाइम पत्रिका द्वारा 1927 में प्रतिवर्ष पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव किया जाता है और 1927 में पहला पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया और 1999 से पूर्व तक पत्रिका द्वारा मैन ऑफ द ईयर, वुमेन ऑफ द ईयर की घोषणा की जाती थी। और इसमें जो है पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नाम कहाँ लिखा था किया गया। भारत की तरफ से महात्मा गांधी पहले एकमात्र भारतीय है पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। 1930 में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था 1930 में, और 2014 से 16 में के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन रीडर्स पोल के विजेता भारतीय नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया 2014 से 16। इसमें देखते हैं ये अमेरिकी के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम के द्वारा वर्ष 2020 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई। इसमें अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्हें मिला था ये, और रूजवेल्ट को 3 बार मिल चुका है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हैरिस अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति जिन्हें पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया, पहली उपराष्ट्रपति है। ठीक है, और अमेरिका मूल के भारतीय मूल के अमेरिका वैज्ञानिक एवं अन्वेषक 15 वर्षीय गीतांजलि राव एवं जूम ऐप अपने पर्यवेक्षण, विचार मंथन, अनुसंधान तथा संवाद स्थापित करने की विशिष्ट क्षमता तथा उनके लोगों को जोड़ने के लिए किड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया। 2020 किड ऑफ द ईयर 2020 गीतांजलि राव को चुना गया है।